दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 14 अक्टूबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि देश में बिजली का उत्पादन जिस तरीके से प्रभावित हुआ है उसका असर अब बिहार पर भी दिखने लगा है। जहां बिहार को केंद्रीय कोटे से मिलने वाली बिजली में भारी कटौती हुई है, इसी वजह से बिहार के छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में 8 से 10 घंटे तक बिजली की कटौती हो रही है। सबसे ज्यादा असर उत्तर बिहार के जिलों पर पड़ा है। दक्षिण बिहार में बिजली कटौती का असर थोड़ा कम है। बिहार को मौजूदा वक्त में 6500 मेगावाट बिजली की जरूरत है, जबकि 5700 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जा रही है। जहां दुर्गा पूजा के कारण डिमांड बढ़कर 6000 मेगावाट से ऊपर चली गई है। बिहार सरकार खुले बाजार से 20 रुपए प्रति यूनिट की दर से 1000 मेगावाट से अधिक बिजली खरीद चुकी है। इसके बावजूद भी आपूर्ति को पूरा नहीं किया जा सका है। जहां कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार में किसी भी स्थिति में बिजली आपूर्ति को बहाल रखा जाएगा और दूसरे जगह से महंगी दरों पर बिजली खरीद रहे हैं। इसके साथ ही आपको यह भी बता दूं कि बिहार के किस जिले में कितने मेगावाट बिजली की जरूरत है और अभी तक कितनी बिजली मिल रही है। तो सबसे पहले सहरसा जिले की बात करो तो सहरसा जिले में सामान्य तौर पर 50 मेगावाट बिजली मिलती है, लेकिन अब बिजली आपूर्ति कम होने से 35 मेगावाट ही मिल पा रही है। इसी तरह मधेपुरा को 100 मेगावाट की जगह 80 मेगावाट मिल रही है। अररिया को 120 मेगावाट की जगह 100 मेगावाट, कटिहार को 90 मेगावाट की जगह 75 मेगावाट, किशनगंज को सिर्फ मात्र 20 मेगावाट जबकि इसकी सामान्य क्षमता 60 मेगावाट की है। पूर्णिया को 150 मेगावाट की जगह 110 मेगावाट, लखीसराय को 20 मेगावाट जबकि इसकी सामान्यतः क्षमता 25 मेगावाट है। खगड़िया को 15 मेगावाट जबकि क्षमता 40 मेगावाट है। मुंगेर को 70 मेगावाट जबकि इसकी क्षमता यानी कि इसकी जरूरत 90 मेगावाट है। इसके अलावा बांका, भोजपुर, औरंगाबाद, बक्सर, सारण, गोपालगंज, जहानाबाद, गया और अरवल जैसे जिलों को भी 20 से 30% कम बिजली मिल पा रही है। दोस्तों बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराब माफिया शराब छिपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। जहां कभी जमीन खोदकर शराब को ठिकाना लगाते हैं तो फिर कभी सुनसान जगह पर शराब छिपाते हैं। वहीं इस बार माफियाओं ने शराब छिपाने के लिए अलग ही तरीका खोज निकाला है। जहां मुजफ्फरपुर में शराब माफियाओं ने तालाब के अंदर सैकड़ों लीटर शराब छिपाई है। जब पुलिस ने छापेमारी करके शराब बरामद किया है। जब मुजफ्फरपुर में एक तालाब से पुलिस ने 477 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। इसकी कीमत 10 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मुसहरी इलाके में गौशाला के पास पानी में छिपाकर भारी मात्रा में शराब रखी गई है, जिसकी खपत पंचायत चुनाव में होनी है। इसी सूचना के आधार पर मुसहरी थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम गठित करके छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान टीम ने पानी के भीतर कीचड़ में छुपाकर रखे लगभग 53 कार्टून विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस से बचने के लिए शराब को प्लास्टिक के बोरे में रखकर पानी के 10 फीट अंदर रखा गया था। जहां स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने शराब को पानी के बाहर निकाला और थाने लेकर आई। दोस्तों देश भर में दुर्गा पूजा की धूम है। इसी बीच बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले से नवरात्रि के दौरान एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली है। यहाँ गंगा जमीनी तहजीब की विरासत दिख रही है। आपसी भाईचारा और सद्भाव का सुंदर दृश्य यहाँ की पूजा पंडालों में लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। यहाँ मुसलमान ही दुर्गा पूजा कराते हैं और पूजा पंडाल में ही नमाज भी अदा की जाती है। दरअसल पश्चिमी चंपारण के बगहा में शारदीय नवरात्र के दौरान कौमी एकता का अनूठा संगम देखने को मिला। यहाँ के पूजा पंडाल में देवी दुर्गा की आराधना के साथ ही नमाज भी अदा की जाती है। गंगा जमीनी तहजीब को लेकर शुरू से ही मिसाल बने बगहा में मुसलमान हिंदू जहाँ आरती करते हैं वहीं मुसलमान नमाज भी अदा करते हैं। बगहा बाजार निवासी अरमानी खान नव दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष हैं। वे 5 वक्त के नमाजी भी हैं। जब पूजा की तैयारी के बीच नमाज के लिए समय भी निकालते हैं और समय निकाल करके नमाज भी अदा करते हैं। दोस्तों दिल्ली से पकड़े गए दहशतगर्द मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी दहशतगर्द ने पूछताछ में बताया है कि उसने बिहार के एक गांव में सरपंच से फर्जी आईडी बनाई थी। सूत्रों के अनुसार दहशतगर्द ने बताया है कि जब वह पहली बार साल 2004 में पाकिस्तान से बांग्लादेश और कोलकाता होते हुए भारत में दाखिल हुआ था, तो उसके बाद वह सीधे अजमेर शरीफ गया, जहां पर उसकी मुलाकात बिहार के कुछ लोगों से हुई। इसके बाद वह उनके साथ बिहार चला आया और यहाँ आकर उसने एक गाँव में शरण ली। गाँव में कुछ समय रहकर उसने सरपंच का विश्वास जीता और सरपंच से कागज में लिखवाकर गांव का निवासी होने की नकली आईडी बनवा डाली।
दोस्तों पटना में दुर्गा पूजा के दौरान अशांति फैलाने की कोशिश करने वालों के लिए भी मुश्किलें पैदा हो सकती है। जी दशहरा को ध्यान में रखते हुए पटना की सुरक्षा व्यवस्था को खासा पुख्ता कर दिया गया है। यही कारण है कि राजधानी पटना को 13 सेक्टरों में बांटकर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जब पटना सिटी, फुलवारी शरीफ सहित 1 दर्जन से अधिक अति संवेदनशील इलाकों में सीआरपीएफ जवानों को तैनात किया गया है। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि को पटना में कई पूजा समितियों और मंदिरों में दुर्गा के दर्शन किए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना सिटी में स्थित पटन देवी मंदिर भी गए। उन्होंने शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के साथ बुधवार को अगम कुआं, शीतल माता मंदिर, शक्तिपीठ बड़ी तथा छोटी पटन देवी, मारूफगंज में स्थित बड़ी देवी जी तथा दलहट्टा मंदिर में शीश नवाया और दुर्गा के पास नतमस्तक हुए। जब पूजा अर्चना और आरती करके बिहार की खुशहाली की कामना भी की है। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के विकास एवं राज्यवासियों की सुख शांति के लिए प्रार्थना भी किया। जहां उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को विजयदशमी की शुभकामनाएं भी दिया। दोस्तों इन दिनों देश में युवाओं सहित क्रिकेट प्रेमियों पर आईपीएल और वर्ल्ड कप का बुखार छाया हुआ है। देश फिलहाल 2 धड़ों में बढ़ गया है। इसमें से पहले वे लोग हैं जो क्रिकेट में रुचि रखते हैं, वही दूसरे लोग हैं जिनको खेल की दुनिया से कोई मतलब ही नहीं होता है। हालांकि ये भी करवा सच है कि जैसे ही आईपीएल का सीजन शुरू होता है तो सट्टेबाजों का सिलसिला भी समानांतर रूप से चलता रहा है। आज के वक्त में सट्टेबाजी का ढंग पूरी तरीके से बदल गया है। जहां अब सब कुछ मोबाइल पर ही सेट हो जाता है ऑनलाइन के द्वारा। वहीं इन सब के बीच कई तरह के फैंटेसी लीग गेम भी शुरू हो गए हैं, जिनमें जनता को मोबाइल पर क्रिकेट टीम बनाकर पैसे कमाने का प्रलोभन दिया जाता है। जहां इनमें ड्रीम 11, एमपीएल सहित कई नाम है जिनके प्रचार हमें आए दिन देखने को मिलते हैं। इसी बीच बात करेंगे कटिहार के एक व्यक्ति की जिसने सच में फैंटेसी क्रिकेट टीम बनाकर 1 करोड़ रुपए जीत लिए हैं। यह कटिहार जिले के मनिहारी के छोटे से गांव हसवर के रहने वाले प्लम्बर मिस्त्री बबलू मंडल 1 करोड़ रुपए की राशि जीतकर करोड़पति बन गए हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें एक दिन का 500 रुपए महीना ताना मिलता था और अब वे रातों रात मोबाइल ऐप गेम के सहारे करोड़पति बन गए हैं। पहले तो इन्हें इसको लेकर विश्वास ही नहीं हुआ, मगर जब उनके बैंक खाते में राशि आई तो उनकी और परिजनों की बांसें खिल गई। जहां बबलू मंडल ने बताया है कि वे सादा जीवन व्यतीत करने वाले शख्स हैं। उनके पिता किसान हैं जबकि वे प्लम्बर मिस्त्री है। उन्होंने कहा है कि मुझे मेरे हेल्पर ने सलाह दी है और गेम के बारे में समझाया है। हालांकि उन्हें इसमें कई बार नुकसान भी झेलना पड़ा, मगर कुछ दिन पहले दिल्ली और चेन्नई के मैच वाले दिन उन्होंने जो टीम बनाई थी वे नंबर 1 रैंक पर पहुंची और उन्हें इनाम के तौर पर 1 करोड़ रुपए मिले, जिसमें से 30 लाख रुपए टैक्स काटने के बाद 70 लाख रुपए बैंक खाते में आ गए हैं। आगे की योजना के विषय में पूछे जाने पर बबलू मंडल ने बताया है कि वे पहले गांव वालों के लिए पूजा और भंडारों का आयोजन करेंगे, जिसके बाद रहने के लिए पक्का मकान बनाएंगे और बच्चों की पढ़ाई में इन रुपयों को लगाएंगे। इसके बाद जिस तरीके से आम इंसान के जीवन में कुछ अरमान होते हैं उनके भी हैं जिन्हें वे पूरा करना चाहेंगे। आपको बता दें कि कटिहार जिले में ही अब तक 2 लोग करोड़पति बन चुके हैं। इनमें पहला नाम प्रदेश में मजदूरी करने वाले सद्दाम हुसैन का आता है, जिसके बाद अब दूसरा व्यक्ति बबलू मंडल बने हैं। इस मामले पर ऑनलाइन गेम के एक्सपर्ट और सॉफ्टवेयर डेवलपर मिथुन कुमार कहते हैं कि निश्चित तौर पर इस उपलब्धि के लिए सद्दाम हुसैन बधाई के पात्र तो हैं, मगर ऐसे गेमों में बहुत सारा जोखिम भी है। ऐसे गेम की जो ऑनलाइन पॉलिसी के कारण आपकी निजता को भंग करते हुए आपसे जुड़े जानकारी सार्वजनिक कर सकते हैं। इसके अलावा यह गेम जीत से ज्यादा हार के लिए माना जाता है। दोस्तों बिहार में इन दिनों पंचायत चुनाव हो रहा है, जहां लोग गांव की सरकार चुन रहे हैं, लेकिन इन इलेक्शन के दौरान कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जो काफी हैरान करने वाली है। ताजा मामला नवादा जिले का है। यहां एक सन की वार्ड सदस्य ने नल जल योजना की सेवा को ठप कर दिया। चुनाव में शिकस्त खाने के बाद यानी कि चुनाव में हारने के बाद वार्ड सदस्य ने पूरे गाँव में पानी की सप्लाई को बंद कर दिया, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। यह घटना नवादा जिले के कोवाकोल प्रखंड के अंतर्गत नवाडीह पंचायत का है। यहाँ वार्ड संख्या 3 से चुनाव हारने के बाद वार्ड सदस्य विनीता देवी ने सरकारी नल जल योजना की सेवा को ही ठप कर दिया। दोस्तों अक्टूबर के महीने में बैंकों में खूब छुट्टियां हैं। जहां महीनों के सामान्य अवकाश के अलावा दुर्गा पूजा से बैंक कर्मियों की मौज रहेगी। जब बिहार में दुर्गा पूजा को लेकर 13, 14 और 15 अक्टूबर को बैंकों में अवकाश रहेगा यानी कि छुट्टी रहेगा। इसके बाद शनिवार को बैंक तो खुलेंगे, लेकिन अगले दिन रविवार का अवकाश होगा। जो दूसरी तरफ एलपीजी गैस की आपूर्ति करने वाली एजेंसियां भी दशहरा में बंद कर रहेगी। इसके कारण गैस सिलेंडर के लिए लोगों को परेशान होना पड़ सकता है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ने इसकी जानकारी दी है। दुर्गा
पूजा पर रसोई गैस एजेंसियां भी 2 दिन बंद रहेंगी। जब बिहार एलपीजी वितरक संघ के महासचिव राम नरेश सिन्हा ने बताया है कि 15 और 16 अक्टूबर को एजेंसियां बंद रहेंगी। दोस्तों, कोयले की कमी से होने वाली बिजली संकट को देखते हुए अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में दखल देते हुए एक एक्शन प्लान तैयार किया है, जहां इसके जरिए जल्द ही राज्यों को हो रही कोयले की कमी और बिजली संकट को दूर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार पूरी तरीके से मुस्तैदी दिखा रही है। रोजाना समय में बिजली घरों की कोयला की मांग करीब 19 लाख टन है। वहीं सोमवार को 19.5 लाख टन कोयले की आपूर्ति हुई है, जहां इसको एक सप्ताह में बढ़ाकर हर रोज 20 लाख टन किया जाएगा। जहां इस बात की भी उम्मीद है कि इस माह के अंत तक अधिकतर बिजली घरों के पास 8 दिनों के कोयले का भंडारण उपलब्ध होगा। दोस्तों, बिहार में पंचायत चुनाव हो रहा है। एक तरफ जीतने वाले जश्न मना रहे हैं तो दूसरी ओर हारने वालों के चेहरे पर उदासी है। जब पूर्वी चंपारण के तुर्कोलिया प्रखंड की सपही पंचायत में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मुखिया पद से हारने के बाद एक मुखिया प्रत्याशी का दिमाग ऐसे घुमा कि उसने गांव के लोगों को धोखा देने की बात कहकर गोली मार देने की धमकी दे दी। अब हार के बाद उसके इस धमकी से गांव के लोग दहशत में आ गए हैं। थाने में आवेदन भी दे दिया गया है। दरअसल मामला क्या है, हम आपको बता रहे हैं। जी हां, पारस चौधरी ने मुखिया पद के लिए अपना नामांकन कराया था। 8 अक्टूबर को मतगणना के बाद हार मिली तो मुखिया प्रत्याशी पारस चौधरी ने गांव के ही 5 लोगों पर धोखा देने का आरोप लगाया। इसी से बौखलाकर गुस्से में गोली मार देने की धमकी भी दे दी। कहा जा रहा है कि सफाई पंचायत के मंजरिया गांव में कम वोट मिलने के कारण चुनाव में हार हुई है। इसके बाद से मुखिया प्रत्याशी ने गांव के 5 लोगों पर धोखा देने और फिर चुनाव में लाखों की खर्च राशि की मांग करते हुए गोली मार देने की धमकी दे दी है। दोस्तों, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सावरकर को लेकर दिए गए बयान के बाद एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने टिप्पणी की है। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वे इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। अगर ये जारी रहा तो फिर वे महात्मा गांधी को भी हटा देंगे और सावरकर को राष्ट्रपिता बना देंगे। दरअसल मामला यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि 1910 के दशक में अंडमान में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सावरकर की दया याचिका के बारे में विवाद का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि यह एक कैदी का अधिकार था। गांधी जी ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। बापू की अपील में सावरकर ने ऐसा किया। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से हम शांति से आजादी के लिए लड़ रहे हैं वे भी ऐसा ही करेंगे। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा है कि मार्क्सवादी और लेनिनवादी विचारधाराओं का पालन करने वाले लोगों ने सावरकर पर फांसीवादी और हिंदुत्व के समर्थक होने का आरोप लगाया है। दोस्तों, बिहार में इस साल बाढ़ अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के लिए सरकार किसानों को जल्द मुआवजा देगी। जहां बिहार मंत्रिमंडल की सोमवार को हुई बैठक में इसके लिए 550 करोड़ रुपए बिहार आकस्मिक निधि से देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 12 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। जब बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया है कि बैठक में इस साल बाढ़ अतिवृष्टि से हुए फसलों के नुकसान के लिए कृषि इनपुट अनुदान के तहत 550 करोड़ रुपए बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम में देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में दुर्गा पूजा के दौरान भीड़ भाड़ और ट्रैफिक जाम से बचने के लिए जिला प्रशासन ने नया ट्रैफिक रूट प्लान लागू कर दिया है। इसके तहत पटना शहर की कई सड़कें गाड़ियों के लिए बंद करा दी गई है और कई जगह डायवर्जन लागू किए गए हैं। जहाँ कई सड़कों पर सिर्फ 1 वे ट्रैफिक को मंजूरी है। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने की भी योजना है। दोस्तों, बिहार झारखंड के युवाओं के पास इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि आईओसीएल में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। दरअसल आईओसीएल में जेई, असिस्टेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती के आवेदन जारी हैं। हालांकि इसके लिए अब मात्र 1 दिन ही बचे हुए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आईओसीएल की वेबसाइट iocl.com के जरिए आवेदन भेज सकते हैं। उम्मीदवारों की आयु 30 सितंबर को 18 साल से 26 साल के बीच होनी चाहिए। दोस्तों, अब तक पटना जंक्शन पहुंचने के लिए यात्रियों को बहुत दिक्कतें उठानी पड़ती थी, जिसको ध्यान में रखते हुए पटना में सबवे निर्माण का निर्णय लिया गया है। जी हां, अब ये 410 मीटर लंबे सबवे की प्रक्रिया अगस्त माह से प्रारंभ हो जाएगी। इस अंडरग्राउंड के बनने से आने वाले समय में यात्री पटना जंक्शन पर बिना देरी झटपट पहुंचेंगे और यात्रियों को अपना सामान स्टेशन तक ले जाने में परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी।
दोस्तों बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक दल राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह लालटेन छाप है, ये आपको भी मालूम है। और इस चुनाव चिन्ह को लेकर भाजपा जदयू के नेता अक्सर व्यंग करते रहते हैं, यानी कि निशाना साधते हैं। और राजद की पिछली लालू राबड़ी सरकार को लालटेन युग की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार को एलईडी की सरकार बताते हैं। पर आरजेडी अपने चुनाव चिन्ह लालटेन को लेकर विशेष काम करने जा रही है। जहां आरजेडी अब पटना में स्थित प्रदेश कार्यालय में 6 टन का लालटेन लगवाने जा रही है। यह लालटेन पत्थर का बना होगा और इसमें 24 घंटे लाइट्स जलती रहेगी। ये लालटेन किरासन तेल की जगह लाइट्स के जरिए जलती रहेगी। इसके जरिए पार्टी कार्यालय में काम भी शुरू कर दिया गया है और अगले कुछ दिन में ये बनकर तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के सक्रिय होने के बाद आरजेडी की कार्यशैली में काफी बदलाव आया है। उनके पिता लालू प्रसाद यादव के समय अक्सर ज्यादातर काम पुराने टाइप से हुआ करता था, जब पर तेजस्वी यादव पार्टी के काम करने के तरीके में बदलाव ला रहे हैं। आरजेडी को MY की जगह A to Z की पार्टी बता रहे हैं। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता को आधुनिक तकनीक और सोशल मीडिया का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की सलाह दे रहे हैं। वहीं पार्टी कार्यालयों को भी आधुनिक सुविधाओं से लैस बना रहे हैं। जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऑफिस के पास ही वेटिंग रूम और सेमिनार हॉल के सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है और इसी सिलसिले में 6 टन के लालटेन लगाने की तैयारी भी पार्टी कार्यालय परिसर में की जा रही है। दोस्तों कोरोना संक्रमण महामारी में आम जिंदगी से लेकर उद्योग जगत तक को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है, जिसे पूरा करने को हर कोई जी तोड़ मेहनत कर रहा है। जहां अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी जरूर हुई है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। जहां केंद्र और राज्य सरकारें भी लोगों को राहत देने के लिए मदद का हाथ बढ़ा रही है, लेकिन स्थिति जस का तस बनी हुई है। इसी बीच अगर आप PM किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो फिर यह खबर आपके बड़े ही काम की आने वाली है। जी हाँ, सरकार PM श्रमयोगी मानधन योजना संगठन क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक बेहतर योजना है। इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी वाले, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर और इसी तरीके के अनेक अन्य कार्यों में लगे असंगठित क्षेत्र से जुड़े मजदूरों को अपना बुढ़ापा सुरक्षित करने में सहायता मिलेगी। इस योजना के तहत रोजाना बस 2 रुपए बचाकर सालाना 36,000 रुपए की पेंशन ले सकते हैं। वहीं इस योजना को शुरू करने पर आपको हर माह 55 रुपए जमा करना होगा। 18 साल की उम्र वाले रोजाना करीब 2 रुपए बचाकर आप सालाना 36,000 रुपए की पेंशन पा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 40 साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करेगा तो हर महीने उसको 200 रुपए जमा करने होंगे। जब 60 साल की उम्र पूरा होने के बाद पेंशन के रूप में 3,000 रुपए महीने मिलने शुरू हो जाएंगे, यानी कि 36,000 रुपए सालाना मिलेंगे। वहीं इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट और आधार कार्ड होना आवश्यक है। व्यक्ति की उम्र 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको योजना के लिए कॉमन सर्विस सेंटर में पंजीकरण करना होगा, यानी कि CSC सेंटर में पोर्टल पर श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यह सरकार ने इस योजना के लिए वेब पोर्टल बनाया है। इस सेंटर्स के जरिए ऑनलाइन सभी जानकारी भारत सरकार को चली जाएगी। दोस्तों बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन दिल्ली में देश के बड़े लेदर उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं। जब दिल्ली के ताज पैलेस होटल में देश के लेदर और फुटवेयर सेक्टर के नामी उद्योगपतियों से हुए संवाद में उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने बिहार में निवेश करने का न्योता दिया है। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में लेदर उद्योग को लेकर कई संभावना मौजूद है। बिहार ऐसा पहला राज्य है जो एक साथ टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी बना रहा है। अन्य उद्योगपतियों से कहा कि बिहार के बारे में जो परसेप्शन है बिल्कुल वैसा नहीं रहा। दोस्तों बिहार से झारखंड के बीच करीब 200 रूटों पर बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। एक खुशखबरी है। इसमें कई रूट ऐसे हैं जिस पर एक भी बस नहीं चल रही है, जबकि कई रूटों पर बसों की संख्या निर्धारित परमिट से काफी कम है। परिवहन विभाग ने नई बसों के संचालन के लिए वाहन स्वामियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस माह के 22 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन लिया जा सकता है, जबकि 26 अक्टूबर तक आवेदन की हार्ड कॉपी परिवहन विभाग के कार्यालय में जमा करनी होगी। दोस्तों आरजेडी के विधानसभा प्रत्याशियों, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों की बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो गए। जहां ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर पटना लौटेंगे। मिली जानकारी के अनुसार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दशहरा बाद अपने पिता लालू प्रसाद यादव के साथ पटना लौटेंगे, जिसके बाद बिहार में होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि पटना में कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पार्टी की बैठक बुलाई थी। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने करो या मरो का नारा दे दिया है। तेजस्वी यादव ने कल पार्टी के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक में सीधे सीधे शब्दों में कह दिया है कि हर हाल में उन्हें इन दोनों सीटों पर जीत चाहिए। तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट पर जीत को तेजस्वी यादव ने नाक की लड़ाई बना ली है।
दोस्तों बिहार में फिर से एक मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है। जी हां, और यह घटना बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से सामने आई है। अपने बेटा को बहन के घर साइकिल से ले जा रहे मारीपुर के मोहम्मद शाहिद को कुछ लोगों ने बच्चा चोर समझ लिया। जहां उसकी जमकर पिटाई कर दी, उसका सिर फूट गया। वह बार बार चिल्लाता रहा है कि उसका बच्चा है, लेकिन आक्रोशित भीड़ कुछ सुनने समझने को तैयार नहीं थी। जहां इस दौरान किसी ने उसकी साइकिल भी चोरी कर ली। जहां यह घटना सदर थाना क्षेत्र के मझोलिया रेलवे गुमटी के पास हुई है। जहां सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस भारी मशक्कत के बाद उसे भीड़ से निकालकर अपने कब्जे में ले ली। सदर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र मिश्रा ने बताया है कि सत्यापन में युवक की बात को सही पाया गया है कि वह लड़का उस युवक का ही बेटा था, यानी कि शाहिद का ही बेटा था। दोस्तों अगले कुछ दिनों तक आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। हालांकि इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा, यह कहना है मौसम विभाग का। मंगलवार को अगले 17 अक्टूबर तक के लिए जारी मौसम पूर्वानुमान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के वैज्ञानिक यानी कि मौसम विभाग ने यह बात कही है। जहां पूर्वानुमान में कहा गया है कि इस अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में आसमान में हल्के बादल देखे जा सकते हैं। हालांकि इस अवधि में मौसम के आमतौर पर शुष्क रहने का अनुमान है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दोस्तों मुजफ्फरपुर, पटना, गया, नालंदा, सीमांचल, मिथिलांचल में रहने वाले लोग अगर अपने जमीन का केवला निकालना चाहते हैं तो फिर उन्हें कहीं भी भाग दौड़ करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लोगों के जमीन का केवला ऑनलाइन उपलब्ध करा रही है। हालांकि साल 2005 के बाद का जमीन केवला आप ऑनलाइन के दौरान निकाल सकते हैं। इससे पहले और पुराना केवला निकालने के लिए आपको अंचल कार्यालय में आवेदन देना होगा। यहाँ से आप ऑनलाइन के दौरान आसानी से पुराना केवला प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, सीमांचल, मिथिलांचल, मुजफ्फरपुर, पटना, गया, नालंदा सहित पूरे बिहार में जमीन का केवला निकालने के लिए आप www.bhumijankari.gov.in पर विजिट करें। आप यहां से आसानी से पुराने केवला निकाल सकते हैं। दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए अब तक लोगों को एसपी ऑफिस का चक्कर लगाना होता था, लेकिन अब आप घर बैठे ही आपको चरित्र प्रमाण पत्र मिल सकता है। जी हां, अब चरित्र प्रमाण पत्र लेने की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होने जा रही है। अगले महीने से बिहार में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आप घर बैठे ही ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ डिजिटल कॉपी भी आपको घर बैठे ही मिल जाएगी। इस नई व्यवस्था से आम लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था ऑनलाइन किए जाने को लेकर एडीजी आधुनिकीकरण डॉक्टर कमल किशोर सिंह ने कहा है कि गृह विभाग पिछले 2.5 महीने से इसका ट्रायल कर रहा था। यह सारी प्रक्रिया जांच और परखी गई। 1 नवंबर से हम पूरे राज्य में चरित्र प्रमाण पत्र ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं। पूरे राज्य में यानी कि पूरे बिहार में यह लागू होगा और इसके तहत लोगों को ऑनलाइन तरीके से ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब किसी को भी एसपी ऑफिस के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। दोस्तों आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को कहा है कि सभी भारतीयों के पूर्वज एक जैसे हैं और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान चले गए मुसलमानों का उस देश में कोई सम्मान नहीं है। मोहन भागवत ने कहा है कि भारत के उदार मूल्य हिंदू धर्म की संस्कृति है। मोहन भागवत ने कहा है कि विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए मुसलमानों का वहां कोई सम्मान नहीं है। भारत में उदारवादी संस्कृति है, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है। ये संस्कृति हमें एक साथ बांधती है, यही हिंदू धर्म की संस्कृति है। साथ ही मोहन भागवत ने कहा है कि सावरकर ने लिखा था कि कैसे हिंदू राजा का भगवा झंडा और नवाब का हरा झंडा ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक साथ खड़ा था। इस बात पर जोर देते हुए हिंदू राष्ट्रवाद विभिन्न धार्मिक पहचानों के बावजूद भी एकता के बारे में है। साथ ही मोहन भागवत ने कहा है कि सावरकर समझते थे कि अंग्रेज केवल विभाजन पैदा करके भारत पर शासन कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने कट्टरपंथ को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया। उन्होंने आगे कहा है कि सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि वे भारत मां के पुत्र हैं। बात सिर्फ इतनी है कि उनकी इबादत का तरीका इस्लाम था, यह भारत का स्वभाव था। भारत में पहले भी कट्टरपंथ की लहर थी। इतिहास में जहां एक तरफ दारा सिकोह और अकबर थे तो वहीं औरंगजेब भी था, जिसने कहानी को उलट दिया। दारा सिकोह, हकीम खां सूड, हसन खान मेवाती, इब्राहिम खान गार्डी, अशफाकुल्ला खां और अन्य जैसे नामों का स्मरण किया जाना चाहिए। दोस्तों सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव रहे चर्चित आईएएस अमित खेरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अमित खेरे साल 1985 बैच के आईएएस हैं जो कई सरकारी पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं और उनकी वर्क रिपोर्ट में कई ऐसे काम हैं जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। अमित खेरे हाल ही में 30 सितंबर को सचिव के पद से रिटायर हुए थे। अब पीएम नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में उन्हें नई जिम्मेदारी मिली है।
दोस्तों भागलपुर की शेफालिका को अमेजॉन ने बड़ी नौकरी दी है, जहां उन्हें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के पद पर नियुक्त किया है। उनका वार्षिक पैकेज 1 करोड़ 10 लाख रुपए है। वे अमेरिका के टेक्सास स्टेट के डेलस सिटी में कार्यरत हैं। शेफालिका ने माउंट कार्मेल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की है। 10वीं करने के बाद उन्होंने सेंट जोसेफ भागलपुर में नामांकन किया, वहां से उन्होंने 12वीं की। इसके बाद शेफालिका ने दुर्गापुर से बीटेक किया। बीटेक की डिग्री लेने के बाद वे चेन्नई में कंप्यूटर से मास्टर डिग्री के लिए पढ़ाई शुरू की। दोस्तों हर साल पूरे देश में छठ का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कोरोना का असर छठ पर्व पर भी पड़ा है और अब राजधानी दिल्ली में छठ के आयोजन को लेकर सियासत तेज हो गई है। जहां पिछली बार कोरोना के चलते दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पर्व का आयोजन नहीं किया गया था, इस साल भी DDMA ने कोरोना को देखते हुए आदेश जारी करके सार्वजनिक जगहों पर छठ पर्व के आयोजन पर रोक लगा दी है। अब इसे लेकर दिल्ली बीजेपी और आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली सरकार में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दरअसल दिल्ली बीजेपी ने छठ आयोजन की मनाही का विरोध करते हुए दिल्ली सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर अनुमति नहीं मिली तो फिर उसके बावजूद भी छठ पर्व का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी की दलील है कि अगर पूरी दिल्ली को अनलॉक किया जा सकता है और सभी तरह की एक्टिविटी को अनुमति दी जा सकती है तो फिर छठ के आयोजन पर मनाही किस बात को लेकर है। इसे लेकर दिल्ली बीजेपी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर विरोध प्रदर्शन भी किया, जिसमें बीजेपी सांसद मनोज तिवारी चोटिल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दिल्ली बीजेपी ने दिल्ली सरकार के इस फैसले को पूर्वांचलों का अपमान बताया है। दोस्तों भारतीय डाक में नौकरी करने की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी आई है। इसके लिए भारतीय डाक ने दिल्ली पोस्टल सर्कल के लिए स्पोर्ट्स कोटा के तहत विभिन्न पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 221 पदों को भराया जाएगा। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे भारतीय डाक की आधिकारिक वेबसाइट indiapost.gov.in पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बिहार की बेटी ने नेपाल की सरकार में मंत्री बनकर बिहार का परचम लहरा दिया है। यह पड़ोसी देश नेपाल में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के मंत्रिमंडल विस्तार में अररिया के नरपतगंज प्रखंड के क्षेत्र की गोरराहा बिशनपुर पंचायत के वार्ड संख्या 9 की लाडली बेटी रेणु यादव का मंत्रिमंडल में मंत्री बनाए जाने की घोषणा के बाद पूरे क्षेत्र में जश्न का माहौल बना हुआ है। जहां नेपाल मंत्रिमंडल के बारे कैबिनेट मंत्री में रेणु कुमारी यादव को यातायात एवं भौतिक पूर्वाधार विभाग का मंत्रालय सौंपा गया है। रेणु यादव के मंत्री बनने से जहां नेपाल के तराई इलाकों में रहने वाले मधेशियों में खुशी है, वहीं सीमा पार भारत क्षेत्र के नरपतगंज में भी खुशी का माहौल है, यानी कि अररिया में। आपको बता दूं कि रेणु यादव का मायका बिहार के अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड की गोरराहा गांव में है, जहां उनकी प्रारंभिक शिक्षा नरपतगंज में हुई है। जहां नरपतगंज के गोरराहा समेत कनहली और फॉरबिसगंज में उनकी कई रिश्तेदार हैं। दोस्तों पटना में इस बार रावण और कुंभकर्ण के साथ कोरोना का भी पुतला जलाया जाएगा। इसके लिए कालिदास रंगालय में व्यवस्था की गई है। रावण का पुतला विजयदशमी के दिन जलाया जाएगा। इसके पहले नवमी को रामलीला होगी। दशहरा कमेटी के अध्यक्ष कमल नौपानी एवं सचिव अरुण कुमार का कहना है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए समारोह का आयोजन किया जाएगा। रावण वध समारोह के दिन मात्र दशहरा कमेटी के सदस्यों को ही कालिदास रंगालय में प्रवेश मिलेगा। दोस्तों बिहार के मधुबनी में फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल 2 शिक्षकों का मामला एक बार फिर से प्रकाश में आया है। जहां मुजफ्फरपुर जिले में 2 शिक्षकों की नौकरी चली गई है। फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर ये दोनों शिक्षक की नौकरी करते थे और सरकार से वेतन उठाते थे। मामले के खुलासे के बाद दोनों को बर्खास्त करते हुए उनकी सेवा को समाप्त कर दी गई है। आरोपी शिक्षकों के विरुद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। दोस्तों सियासत कब क्या मोड़ लगी ये कोई नहीं बता सकता। जब बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के परिणाम बाद से ही सीएम नीतीश कुमार के निशाने पर चिराग पासवान हैं, पर अब इसी सियासत में एक नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। दरअसल बीते दिनों जेडीयू कोटे से केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के मंत्रालय ने चिराग पासवान को अपनी हिंदी सलाहकार बनाया है। जहां हिंदी सलाहकार समिति में चिराग पासवान समेत बिहार के 5 लोगों को समिति का सदस्य बनाया गया है। चिराग पासवान के नाम से सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या जदयू के भीतर सब कुछ सही है या फिर अंदर खाने कोई आग जल रही है।
दोस्तों बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक दशहरा मेले के पहले बिहार में एक बार फिर से 6 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम सभी जिलों में अलर्ट हो गई है। खबर के अनुसार पिछले 24 घंटे के अंदर पटना में कोरोना के 4 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जहां वहीं भागलपुर और मुंगेर से भी एक कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। जहां इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सावधान बरतने की सलाह दी है। जहां अगर आप दशहरा के मौके पर मेला घूमने जा रहे हैं तो फिर आप घर से मास्क लगाकर निकले, साथ ही साथ आप कोरोना गाइडलाइंस के नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें, जी हां, ताकि खुद के साथ साथ दूसरे को भी कोरोना से बचाया जा सकता है। दोस्तों आज के वर्तमान समय में बिहार की आबादी 14 करोड़ को पार कर गई है, लेकिन बिहार में मात्र 3 एयरपोर्ट ही ऐसे हैं जिसमें विमान का संचालन किया जा रहा है। जहां वहीं बिहार के लोगों के द्वारा कई शहरों में एयरपोर्ट बनाने की मांग तेज हो गई है। जहां खबर के अनुसार बिहार में पटना, गया और दरभंगा एयरपोर्ट से देश के अलग अलग शहरों के लिए विमान का परिचालन किया जा रहा है। मुंगेर एयरपोर्ट और रक्सौल एयरपोर्ट बन पड़ा है। साथ ही पूर्णिया एयरपोर्ट भी बन पड़ा है, जिसे चालू करने की मांग तेज हो रही है। चुनाव के समय नेता लोग दावा भी करते हैं कि अगर वे यहां से जीतते हैं तो फिर वो इन एयरपोर्ट्स को चालू करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि बिहार के भागलपुर एयरपोर्ट, फवर्स एयरपोर्ट, मुंगेर एयरपोर्ट और पूर्णिया एयरपोर्ट, साथ ही रक्सौल एयरपोर्ट से विमान का संचालन नहीं किया जाता है। दोस्तों बिहार के शेखपुरा जिले में नीतीश सरकार के मंत्री को गांव वालों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। जहां गांव वालों ने मंत्री को खूब खरी खोटी सुनाई, जब फिर क्या था, मंत्री जी को वापस उल्टे पांव लौटना पड़ा। दरअसल बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार अचानक से एक व्यक्ति विशेष के पक्ष में शेखपुरा सदर प्रखंड की कोचरा पंचायत के अंतर्गत जैन बीघा गाँव पहुंच गए। मंत्री के गाँव पहुंचते ही ग्रामीण उग्र हो गए और मुखिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही साथ मंत्री को भी खूब खरी खोटी सुना दी। ग्रामीणों का आरोप है कि 10 सालों में पंचायत और गांव में विकास नहीं किया गया। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि मंत्री एक व्यक्ति विशेष प्रत्याशी के पक्ष में गांव भ्रमण करने पहुंचे, जिसको लेकर उन लोगों ने मंत्री का भी विरोध किया। वहीं ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए मंत्री जी भी जल्द ही गांव से चले गए, जबकि उन्होंने कई बार ग्रामीणों से शांति बरतने की अपील की थी, लेकिन ग्रामीण लगातार स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि निवास सिंह का विरोध कर रहे थे। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।